नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है उपन्यास। तो मैं आज उपन्यास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह एक प्रकार का टेस्ट भी रहेगा और हम इसमें क्या करेंगे कि जो प्रश्न है उनको व्याख्या सहित समझाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या है कि आपका जो एक बिंदु है उपन्यास वो भी कवर हो जाएगा, साथ साथ में आपने उपन्यास के बारे में जो पढ़ा है उसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्नों की संख्या काफ़ी रहेगी और उन प्रश्नों के माध्यम से आप उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उपन्यास के बारे में अधिक से अधिक जान पाएंगे। तो साथियों, चलते हैं। सबसे पहले है आपके सामने प्रश्न संख्या 1। क्या है प्रश्न संख्या 1? सभी प्रश्न जो है और इससे संबंधित मैं पूरे प्रयास करूंगा कि जो गद्य की विधाएं हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न, सभी गद्य विधाओं से प्रश्न लाने का प्रयास करूंगा और उनको व्याख्या सहित करवाने का प्रयास भी करूंगा। और इस बार जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने जा रहे हैं, तो कुछ बिंदुओं को ऐसा रखा जाएगा जो नेट के भी काम आ सके। वैसे विशेष रूप से हमारा ध्यान जो रहेगा वो व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा की तरफ रहेगा और मैं इस बार इस कड़ी को टूटने नहीं दूंगा। ये मेरे जो है पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास क्या रहेगा कि 100% इस बार ऐसा होगा कि हम इस कड़ी को नहीं टूटने देंगे। तो पहला उपन्यास है आप सभी के सामने। और साथियों, जो साथी नए हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ताकि भविष्य में हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जो विषय वस्तु है या जो पाठ्य सामग्री है वो पहुंचा सकें। पहला प्रश्न है आपके सामने, उपन्यास और उपन्यासकार का असंगत क्रम छांटिए। तो जैसा मैं आपको अक्सर बताता हूं कि सबसे पहले जो हमें ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है ये बात कि असंगत क्रम। क्या पूछा है? असंगत क्रम। कहने से तात्पर्य यह है कि यहाँ अ, ब, स और द जो है ये इनमें से एक कोई ऐसा है जो असंगत है, बाकी सभी संगत है। तो पहला बिंदु है हमारे पास, सात आसमान उपन्यास किसका है? असगर वजाहत का। ठीक है, असगर वजाहत। दूसरा उपन्यास है भय कबीर उदास, किसका है? उषा प्रियवंदा का। तीसरा हमारे सामने है कोरजा मेहरुनिसा परवेज का। 4 नंबर पर है हमारे पास साथी मंजुल भक्त का। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा क्रम जो है वो असंगत है। आप ये बता सकते हैं कि कौन सा क्रम जो है वो असंगत है। तो देखते हैं, सात आसमान असगर वजाहत का बिल्कुल सही है। सात आसमान जो उपन्यास है वो असगर वजाहत का ही है। दूसरा आता है भय कबीर उदास। तो भय कबीर उदास जो उपन्यास है वो किसका है? उषा प्रियवंदा का ही है। तीसरा जो हमारे पास आता है कोरजा उपन्यास। कोरजा उपन्यास जो है वो किसका है? मेहरुनिसा परवेज का है, बिल्कुल सही है। साथी जो उपन्यास है वो मंजुल भक्त का नहीं है, तो उत्तर है हमारे पास द जो है वो असंगत है। मैं ये जो बिंदु है बड़े ही आसानी से करवाने वाला हूं। कहने से तात्पर्य कि धीरे धीरे करवाने वाला हूं, स्पीड से मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो गद्य विधाओं की रहती है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी उपन्यास मैं आपको याद करवा सकूं, याद करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे सात आसमान उपन्यास जो वो किसका है? असगर वजाहत का है। तो ये बात आपने न केवल असंगत को बाहर निकालना है, बल्कि आपने जो बाकी संगत है उनको याद करने का भी प्रयास करना है। चलो चलते हैं इसके साथ प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने? प्रश्न संख्या 2 है, अरे आजा भैया, नाराज हो रहा है। उपन्यास और उपन्यासकार का असंगत क्रम छांटिए। प्रश्न संख्या 2 क्या है? उपन्यास और उपन्यासकार का असंगत क्रम छांटिए। यहां फिर वही बात है, असंगत क्रम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? असंगत क्रम की। यहां भी असंगत क्रम छांटना है। तो इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य यही है कि इनमें से अ, ब, स और द में से एक जो है वो असंगत रहेगा। तो चलो ढूंढ लेते हैं कि वो कौन सा है।
मैं और मैं जो उपन्यास है वो किसका है? मृदुला गर्ग का। मैं और मैं जो उपन्यास है वो किसका है? मृदुला गर्ग का। ठीक है, इसने बता रखा है एक चिथड़ा सुख किसका बताया हुआ है? निर्मल वर्मा का। जीरो रोड किसका बताया है? निरुपमा सेवती का। गंजी किसका बताया हुआ है? मंजुल भगत का। तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं। जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो साथी लगातार वीडियो देख रहे हैं वो तो इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जो अभी नए जुड़े हैं तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोग जब भी टेस्ट देने लगे या जब भी इस तरह के प्रश्नोत्तरी करने बैठें, चाहे मैं रहूं या कोई और चैनल से आप कर रहे हो, तो आप उस बिंदु को लिख लें और उसके जो प्रश्न संख्या है वो लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है 20 30 तक इतने प्रश्न लगभग सभी करवाते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही प्रश्न स्क्रीन पर आता है आप उसका उत्तर अपनी कॉपी में दे दें। आपने अपनी कॉपी में उत्तर दे दिया, उसके बाद अगर आपका सही होता है तो टिक का निशान लगाएं, गलत होता है तो क्रॉस का निशान लगाएं और उसके बाद उसकी नेगेटिव मार्किंग भी कर देखें और आप देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। अगर उस बिंदु से आपके प्रश्नों की गलत होने की संख्या ज़्यादा है तो उस पूरे बिंदु को पुनः मतलब तैयार कीजिए। और अगर उस बिंदु से होने वाले, जैसे उपन्यास है, उपन्यास से गलत होने वाले प्रश्नों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उपन्यास को पुनः कीजिए। और अगर इससे गलत होने वाले प्रश्नों की संख्या कम है तो उन प्रश्नों के बारे में वो किस प्रकार गलत हुए उस पर जाइए और उन प्रश्नों को फिर से तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं मैं और मैं किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का। बिल्कुल सही है, मैं और मैं, ये जो किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का है। एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है निर्मल वर्मा का। और जीरो रोड जो है ये उपन्यास जो है वो किसका है? निरुपमा सेवती का नहीं है, ये उपन्यास है किसका है? नासिरा शर्मा का। किसका उपन्यास है ये? नासिरा शर्मा का उपन्यास है। अतः उत्तर हमारा है स जो है हमारा उत्तर है। फिर इसके बाद आता है गंजी उपन्यास किसका है? मंजुल भगत का। बिल्कुल सही है। तो जो उत्तर था हमारा जीरो रोड उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा का है। नासिरा शर्मा की बात करते हैं तो उपन्यास के क्षेत्र में नासिरा शर्मा का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि उपन्यास के क्षेत्र में ही इनको 2016 ईस्वी में, कब? 2016 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2016 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके लिए प्राप्त हुआ था? इनके उपन्यास पारिजात के लिए, जिसकी रचना 2011 में हुई थी। इनके उपन्यास पारिजात के लिए इन्हें 2016 में, अच्छे से याद कर ले, उपन्यास का नाम है पारिजात, जिसकी रचना 2011 ईस्वी में हुई थी। और उसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब प्राप्त हुआ था? 2016 ईस्वी में। किसे प्राप्त हुआ था? नासिरा शर्मा को। किस विधा पर मिला था? उपन्यास पर। उसके बाद इन्हें 2019 ईस्वी में व्यास सम्मान भी मिला था। 2019 में किसे? नासिरा शर्मा को क्या मिला था? व्यास सम्मान। क्या मिला था? व्यास सम्मान। किस रचना पर मिला था व्यास सम्मान? इनको मिला था कागज की नाव। कागज की नाव पर, जिसकी रचना कब हुई थी? 2014 ईस्वी में। इनका उपन्यास था कागज की नाव, जो 2014 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और जिसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनकी जो रचनाएं हैं इस तरह से, जो नासिरा शर्मा है उनको व्यास सम्मान भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2016 में। व्यास सम्मान कब मिला था? 2019 में। और दोनों किसके लिए मिले थे? उपन्यासों के लिए। 2016 में किसे मिला था? पारिजात को। 2019 में व्यास सम्मान किसे मिला था? कागज की नाव को। तो ये बातें आप अच्छे से याद रख लें। ऐसी बातें प्रश्नों में कम ही पूछी और बताई जाती है कि किस रचना को कब साहित्य अकादमी या किस प्रकार के पुरस्कार मिले हैं। और ऐसी बात जब
गद्य विधाओं की आ जाती है तो बहुत कम रहता है, इसका जो रेशो है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि काव्य से संबंधित तो पुरस्कार बताए जाते हैं लेकिन गद्य से संबंधित नहीं। उपन्यास और उपन्यासकार का असंगत क्रम छांटिए। बात वही है, प्रश्न नया है, ठीक है। असंगत क्रम छांटना है, कहने से तात्पर्य ये अ, ब, स, द में से कोई एक गलत होने वाला है। तो साथियों तैयार हो जाइए। ए पे है दहकन के पार निरुपमा सेवती, दिलो दानिश मैत्रेयी पुष्पा, सभा पर्व ख्वाजा बदियुजा, सम्रांगण मेहरुनिसा परवेज। तो देखते हैं कौन सा है असंगत। पहला क्या है, दहकन के पार, दहकन के पार निरुपमा सेवती का है बिल्कुल। दिलो दानिश जो है वो किसका है, मैत्रेयी पुष्पा का नहीं है, वो किसका है, कृष्णा सोबती का है। किसका है, कृष्णा सोबती का। दिलो दानिश जो उपन्यास है अतः असंगत ब, उत्तर हमें प्राप्त हुआ ब। दिलो दानिश जो है वो किसका है, कृष्णा सोबती का। सभा पर्व जो है वो ख्वाजा बदियुजा का है, बिल्कुल सही है। सभा पर्व उपन्यास किसका है, ख्वाजा बदियुजा का। सम्रांगण उपन्यास किसका है, मेहरुनिसा परवेज का है, मेहरुनिसा परवेज का। जब कृष्णा सोबती की बात आती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली, हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी में साहित्य अकादमी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्या थी, हिंदी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी कृष्णा सोबती। हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार, मतलब हिंदी में साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी कृष्णा सोबती। मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में अगर किसी महिला को सबसे पहले दिया गया था तो वो थी कृष्णा सोबती। कब मिला था उन्हें मिला था 1980 ईस्वी में, 80 ईस्वी में मिला था। और सबसे बड़ी बात ये, वो भी किसके लिए मिला था, उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए। किसके लिए, उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम उपन्यास विधा करवा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उपन्यास विधा में सबसे पहला मतलब उपन्यास विधा में अगर किसी महिला को पहला पुरस्कार साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था तो वो किसके लिए प्राप्त हुआ था, उपन्यास के लिए। किसको, कृष्णा सोबती को। उपन्यास का नाम क्या था, जिंदगी नामा। और इन्हें 2007 में इन्हें व्यास सम्मान भी मिला था। 2007 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था। इनके उपन्यास, क्या नाम था उपन्यास का, सम्य सरगम। कब मिला था ये व्यास सम्मान, 2007 में। और 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। तो आपके सामने ऐसे प्रश्नों को लाया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला नाम किसका आता है, कृष्णा सोबती का। किसका नाम आता है भैया, कृष्णा सोबती का नाम आता है। कृष्णा सोबती का नाम किस लिए आता है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे प्रथम महिला थी। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे प्रथम महिला थी। कौन, कृष्णा सोबती। किसके लिए मिला था, किसके लिए मिला था उन्हें, उपन्यास के लिए। उस उपन्यास का नाम क्या था, जिंदगी नामा। और कब मिला था, 1980 ईस्वी में। और इन्हीं कृष्णा सोबती को 2007 में व्यास सम्मान भी मिला था। किसके लिए, उपन्यास के लिए। उपन्यास का नाम क्या था, समय सरगम। और इन्हीं कृष्णा सोबती को 2017 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो कृष्णा सोबती याद कर लेना भैया, और उसके सभी उपन्यास याद कर लेना। फिर आता है प्रश्न संख्या 4 पर। क्या है प्रश्न संख्या 4? प्रश्न संख्या 4 यह है कि 2013 में प्रकाशित
नदी उपन्यास के रचनाकार है। उपन्यास का नाम क्या है? नदी। क्या नाम है उपन्यास का? नदी। उपन्यास का नाम है नदी। और इसके रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, उषा पिरवंदा, ममता कालिया या मृदुला गर्ग? कौन है? 2013 ईस्वी में प्रकाशित नदी उपन्यास जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? 2013 ईस्वी में। कौन था इसका रचनाकार? कृष्णा सोबती, उषा पिरवंदा, ममता कालिया या फिर मृदुला गर्ग? तो कौन है? उषा पिरवंदा। उषा पिरवंदा, इनका उपन्यास है नदी। उपन्यास का नाम क्या है? नदी। और इसकी नायिका जो है उसका नाम है, जैसे नदी है वैसा ही नाम है, गंगा। नायिका का नाम क्या है? गंगा है। और नायक जो, या नायक नहीं कह सकते उन्हें, गंगा जो है उनके पति जो है उनका नाम है डॉक्टर सिन्हा। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सिन्हा। ये एक स्त्री, नदी जो है एक स्त्री के दर्द की कहानी है, उसके स्वतंत्रता के लिए लड़ने की कहानी है, उसके अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की कहानी है गंगा। गंगा और डॉक्टर सिन्हा दोनों कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। विदेश में रहते हैं। दोनों के दो बेटियां हैं, एक का नाम है सपना और दूसरी का नाम है झरना। एक का नाम है सपना, दूसरी का नाम है झरना। एक बेटा भी है जिसका नाम है भविष्य। यही बेटा 5 वर्ष की अल्पायु में ही 5 वर्ष की अल्पायु में ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। और इसका सारा दोष जो है वो डॉक्टर सिन्हा किसको देते हैं? गंगा को देते हैं। वो हमेशा गंगा को इस बात के लिए दोषी मानते रहते हैं। एक बार गंगा जब अपनी बहन के पास गई होती है तो डॉक्टर सिन्हा अपनी दोनों बेटियों को लेकर भारत लौट आते हैं और साथ में गंगा का पासपोर्ट भी ले आते हैं ताकि वो वहीं अकेली तड़पती रहे। वो गंगा को सजा देना चाहते हैं। उसके बाद की जो सारी कहानी है वही कहानी है नदी। नदी की नायिका है गंगा। ठीक है, चलो ये तो था नदी उपन्यास। किसका था? उषा पिरवंदा का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। साथियों थोड़ा सा जो है क्लास जो है वो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कम बताऊं। कभी मन करता है कि कम बताऊं तो कम क्या बताऊं, जितना कोशिश हो ज़्यादा बताने की कोशिश करूं, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा बताता हूं तो क्लास लंबी हो जाती है और विद्यार्थी जो है वो बोर होने लग जाते हैं। अब विद्यार्थी भी कई प्रकार के विद्यार्थी हैं, रंग रंगीले हमारे विद्यार्थी हैं। कुछ को ऐसी क्लास चाहिए कि प्रश्न बोलूं उत्तर बता दूं, प्रश्न बोलूं उत्तर बता दूं। उन्हें खाली मतलब अपना मूल्यांकन करना होता है, वो उसके बारे में जानते होते हैं। जो अनुभवी विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी हैं वो तो ये चाहते हैं कि मैं पूछूं जिप्सी उपन्यास है किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का, ब्रजनंदन सहाय का, मनन द्विवेदी का या इलाचंद्र जोशी का? और वो फटाफट उत्तर दे देते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इसके साथ ही इसका उत्तर दे दूं और फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाऊं। लेकिन जो विद्यार्थी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊं। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि कुछ प्रश्नों को छोटा ही छोड़ देता हूं, कुछ को विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। और प्रयास मैं भी करता हूं, प्रयास आप भी करें थोड़ा कि क्लास शेयर करते रहें। जिप्सी उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का, ब्रजनंदन सहाय का, मनन द्विवेदी का या इलाचंद्र जोशी का? किसका है? जिप्सी उपन्यास जो है वो किसका है? जिप्सी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का। किसका उपन्यास है? जिप्सी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्या है प्रश्न संख्या 6? गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है। गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है। गोदान उपन्यास का, जिप्सी जो उपन्यास है वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की बात करते हैं तो इसमें अज्ञा आते हैं, इलाचंद्र जोशी आते हैं और जनेंद्र आते हैं प्रमुख रूप से। और बाल मनोविश्लेषण के भी जनक माने जाते हैं कौन? जनेंद्र। ठीक है। गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है। मदन मोहन, धनिया, मालती, पंडित ओंकार नाथ। तो कौन नहीं है मैं अभी आपको बता ही दूंगा।
बता ही दूंगा, बता दूंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। मदन मोहन जो है वो गोदान उपन्यास के पात्र नहीं है। गोदान क्या चीज़ है? गोदान क्या चीज़ है तो मैं बताऊंगा आपको गोदान के बारे में कि गोदान क्या है। गोदान क्या है इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि गोदान क्या है। गोदान क्या है? गोदान की बात करते हैं हम तो आता है हमारे पास गोदान। किसकी बात कर रहे हैं हम? गोदान की। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान है प्रेमचंद जी का। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का उपन्यास है। कब हुई थी इसकी रचना? 1936 में। प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास ये माना जाता है। इस गोदान का जो नायक है वो है होरी। कौन है? होरी। और इसकी जो नायिका है वो है धनिया या दुनिया है शायद, धनिया। इसकी जो नायिका है वो है धनिया। धनिया कौन है? ये है होरी की पत्नी। होरी की पत्नी है। अब हम ये जो नायक है इसके परिवार के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा गोदान के बारे में कि इनका जो पुत्र है होरी और धनिया का, उसका नाम है गोबर। क्या नाम है उसका? गोबर। और इनकी जो पुत्र वधू है उसका नाम है जुनिया। उसका नाम है जुनिया। इनकी दो पुत्रियां भी हैं। इनकी दो पुत्रियां भी है जिनके नाम है सोना और रूपा। उनके नाम क्या है? सोना और रूपा। एक पौत्र भी है अर्थात गोबर का बेटा है, उसका नाम है मंगल। तो ये है जो इसका नायक है उसका परिवार। ये है इसके प्रमुख पात्र। इसके अलावा पात्रों की बात करते हैं तो प्रमुख पात्र मैं बताना चाहूंगा आपको। प्रमुख पात्रों में आते हैं सबसे पहले पुरुष पात्र। प्रमुख पुरुष पात्र। प्रमुख पुरुष पात्र की बात करते हैं तो 1 नंबर पर हमारे पास आता है होरी। 2 नंबर पर हमारे पास आता है गोबर। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं राय साहब। 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं राय साहब अमरपाल सिंह है। राय साहब अमरपाल सिंह है। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मेहता साहब। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं ओंकारनाथ। 6 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं पंडित दाता दीन। पंडित दाता दीन। ये क्या है? गोदान उपन्यास के पुरुष पात्र है। क्या नाम है? होरी, गोबर, राय साहब अमरपाल सिंह है, मेहता साहब, ओंकारनाथ और पंडित दाता दीन। इसी तरह स्त्री पात्र प्रमुख, इतने पात्र नहीं है, पात्र और भी है। मैं कुछ एक जो प्रमुख है उनके बारे में बता रहा हूं, इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। प्रमुख स्त्री पात्र। प्रमुख स्त्री पात्र की बात करते हैं तो 1 नंबर पर हमारे पास आ जाती है धनिया। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाती है गोविंदी। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाती है मालती। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाती है जुनिया। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाती है सिलिया। तो ये जो है उसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं और प्रमुख स्त्री पात्र है। कौन सा उपन्यास? गोदान उपन्यास, प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास और हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में हम इसे जानते हैं। अब आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 उपन्यास रहस्य निबंध किनका है? उपन्यास रहस्य निबंध किनका है? बालकृष्ण भट्ट का,
भारतेंदु का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का या गोपाल राम गहमरी का? उपन्यास रहस्य निबंध। अब आप कहेंगे कि निबंध की बात कहाँ से आ गई? तो निबंध की बात इसलिए आ गई क्योंकि ये जो निबंध है ये उपन्यास से संबंधित है, इसलिए इसको हमने यहाँ ले लिया है। निबंध का नाम क्या है? उपन्यास रहस्य। किसका है ये निबंध? तो मैं बता देना चाहता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। किसका निबंध है ये? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 1930 से लेकर 1920 तक इसका संपादन किया था। किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो मैथिली शरण गुप्त के गुरु भी थे, मैथिली शरण गुप्त के गुरु भी थे। करते तुलसी भी कैसे मानसनाद। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि करते तुलसी भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अब आती है प्रश्न संख्या 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अगर साहित्य की बात करते हैं हम लोग और हिंदी की बात करते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात नहीं करते हैं, तो ये तो बड़े अजीब बात हो जाएगी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बिना तो कोई प्रश्न पत्र अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उपन्यास किसे माना है? भाग्यवती को माना है, परीक्षा गुरु को माना है, निस्सहाय हिंदू को माना है या आनंद रघुनंदन को माना है? किसको माना है? ये प्रारंभिक उपन्यास माने जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो आपको बता देना चाहता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है। परीक्षा गुरु की रचना 1882 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? श्रीनिवास लाला श्रीनिवास दास ने। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की थी, परीक्षा गुरु की। परीक्षा गुरु की रचना किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। अब हम बात करते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जाएगी तो जाएगी, नहीं जाएगी तो हम लेकर जाएंगे, लेकर हम। लो जी, प्रथम उपन्यास की जब हम बात करते हैं तो मतलब हम कहें कि रचना काल की दृष्टि से हम रचना, मैं आधा ही लिखूंगा बाकी बोल देता हूं। रचना काल की दृष्टि से प्रथम उपन्यास तो कौन सा माना जाता है? भाग्यवती माना जाता है। कौन सा माना जाता है? भाग्यवती, जिसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी जिसकी रचना? 1877 ईस्वी में जिसकी रचना हुई थी। कौन थे जिसके रचनाकार? श्रद्धा राम फुलोरी। भाग्यवती, रचना काल की दृष्टि से किसी को प्रथम उपन्यास मानते हैं तो वो मानते हैं भाग्यवती को। और अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे मानते हैं? तो हम मानते हैं, किसे मानते हैं? परीक्षा गुरु को। किसको मानते हैं? परीक्षा गुरु को। कब हुई थी परीक्षा गुरु की रचना? 1882 ईस्वी में। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने। और अगर हम बात करते हैं सर्वसम्मति की, तो सर्वसम्मति से
अगर पूछा जाए कि हिंदी का, अगर हम बात करें सर्वसम्मति की बात करते हैं तो कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास माना जाता है? परीक्षा गुरु ही माना जाता है। अब आते हैं कि किसने किसको, विभिन्न साहित्यकारों के अनुसार किसने, मतलब किस उपन्यास को प्रथम उपन्यास माना है? तो सबसे पहले बात आती है आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इन्होंने किसको माना है? परीक्षा गुरु को। किसको माना है? परीक्षा गुरु को। फिर आती है आचार्य शुक्ल के बाद हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है किसको? परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना है। किसको? परीक्षा गुरु को। फिर हम करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने भी किसको माना है प्रथम उपन्यास? तो बच्चन सिंह ने भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है। अब हमारे सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गए, डॉक्टर नगेंद्र आ गए, डॉक्टर बच्चन सिंह आ गए। अब आ गए हमारे सामने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त। जब हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं तो इन्होंने माना है भाग्यवती को। किसको माना है? भाग्यवती को। मुख्य सभी आ गए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के बाद एक प्रमुख जो साहित्यकार है वो रह गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के उपन्यास, ठीक है, चंद्रप्रभा, भारतेंदु के उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा को, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। कौन है इसके रचनाकार? भारतेंदु। कौन है इसके रचनाकार? भारतेंदु। भाग्यवती के कौन थे? श्रद्धाराम फुलोरी। श्रद्धाराम फुलोरी। अब आती है डॉक्टर गोपाल राय की बात कि डॉक्टर गोपाल राय ने किसे माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने, तो डॉक्टर गोपाल राय ने माना है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी। किस उपन्यास को माना है डॉक्टर गोपाल राय ने? जिन्होंने क्या लिखा था मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। 1870 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। कौन थे? पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त इसके रचनाकार थे। किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने। देवरानी जेठानी की कहानी जिसकी रचना 1870 ईस्वी में हुई थी, और रचनाकार कौन थे? पंडित गौरी दत्त। उसके बाद हम बात करते हैं शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव ने किसको माना है? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। रानी केतकी की कहानी को किसकी थी ये? इंशाअल्लाह खां की। किसकी थी? इंशाअल्लाह खां की जो रचना थी ये शिव नारायण मिश्र ने, शिव नारायण श्रीवास्तव ने किसको माना है? पंडित गौरी दत्त। पंडित गौरी दत्त, शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी, शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को माना है। पंडित गौरी दत्त तो किसके है? पंडित गौरी दत्त तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के रचनाकार है। देवरानी जेठानी कहानी उपन्यास के रचनाकार। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी परीक्षा गुरु को, डॉक्टर बच्चन सिंह ने परीक्षा गुरु को, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भाग्यवती को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा को, डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को, शिव नारायण श्रीवास्तव ने रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या है? प्रश्न संख्या 9,
नई चाल में ढली पुस्तक किस उपन्यास को कहा गया है? नई चाल में ढली पुस्तक किस उपन्यास को कहा गया है? नई चाल में ढली पुस्तक जो है वो किस उपन्यास को कहा गया है? देखते हैं किस उपन्यास को कहा गया है। देवरानी जेठानी की कहानी को, श्यामा स्वपन को, चंद्रकांता को या परीक्षा गुरु को? नई चाल में ढली पुस्तक किस उपन्यास को कहा गया है? तो आप उत्तर अपना दे सकते हैं, मैं आपको उत्तर बता देता हूं, परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु को नई चाल में ढली पुस्तक कहा गया है। अब परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने तो उपन्यास कहा था, लेकिन परीक्षा गुरु का जो रचनाकार थे लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जो थे उन्होंने कहा था कि यह नई चाल में ढली पुस्तक है। लाला श्रीनिवास दास ने क्या कहा था कि यह नई चाल में ढली पुस्तक है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। अब आता है हमारे सामने प्रश्न संख्या 10। तो ये भैया जोर लगाना पड़ता है, ऐसे मानता नहीं है। दूसरा प्रश्न इतनी आसानी से नहीं आता है। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास किसका है? कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास किसका है? ए पर हमारे पास है कमल कुमार, ब पर हमारे पास महिप सिंह, स पर कामतानाथ और द पर मनु शर्मा। ठीक है, कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास किसका है? तो आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं अपना उत्तर आपको बता देता हूं, मनु शर्मा। कृष्ण की आत्मकथा जो उपन्यास है वो किसका है? कृष्ण की आत्मकथा जो उपन्यास है वो किसका है? किसका है? मनु शर्मा का। तो मनु शर्मा ने ऐसे ही उपन्यास लिखे थे। कृष्ण की आत्मकथा जो है वो कितने खंडों में है? 8 भागों में है। कृष्ण की आत्मकथा जो है वो कितने भागों में है? 8 भागों में है। और इन्होंने इसी प्रकार के उपन्यास लिखे थे। द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, गांधारी की आत्मकथा, इस प्रकार के उपन्यास इन्होंने लिखे थे। कृष्ण की आत्मकथा और गांधारी की आत्मकथा, द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, इस प्रकार के उपन्यास इन्होंने लिखे थे। और जो कृष्ण की आत्मकथा है वो 8 भागों में थे। उन 8 भागों के नाम मैं बता देता हूं आपको कि पहला है नारद की भविष्यवाणी, नारद की भविष्यवाणी। दूसरा है दुर्बिसंधि, दूसरा है दुर्बिसंधि। और तीसरा है द्वारका की स्थापना। ठीक है ना, नारद की भविष्यवाणी, दुर्बिसंधि, द्वारका की स्थापना। और उसके बाद है लाक्षागृह। क्या है? लाक्षागृह। चौथा है लाक्षागृह। 5वां है खांडवदाह। 5 नंबर पर है खांडवदाह। 6 नंबर पर है राजसूय यज्ञ। और 7 पर है संघर्ष। और 8वां है प्रलय। प्रलय। ठीक है ना, 8 नंबर पर है प्रलय। तो ये है 8 भाग। कृष्ण की आत्मकथा के 8 भाग है। पहला है नारद की भविष्यवाणी, दूसरा है दुर्बिसंधि, तीसरा है द्वारका की स्थापना, फिर आता है लाक्षागृह, खांडवदाह 5 नंबर पर, 6 नंबर पर है राजसूय यज्ञ, 7 पर है संघर्ष और 8 पर है प्रलय। और उसके बाद इनकी आत्मकथा के बारे में मैंने बता ही दिया है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। क्या है प्रश्न संख्या 11? किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है? किस आलोचक ने? क्या है प्रश्न और क्या कह रहा है प्रश्न? ये कह रहा है कि किस आलोचक ने, किस आलोचक ने, वो आलोचक कौन था जिसने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को क्या कहा? हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा। हिंदी के गैर मानक रूपों का मतलब हिंदी में उपन्यासों का जो मानक तय किया गया है कि किन किन विशेषताओं से युक्त जो रचना होगी वो उपन्यास कहलाएगी। कुछ मानक तय किए गए थे उपन्यास के लिए। तो उन मानकों पर जो
अमृतलाल नागर है उनके उपन्यास खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा किसने कहा था? देख लेते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो किसने कहा था? आप अपना उत्तर दे दीजिए, मैं भी अपना उत्तर दे देता हूं। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि जो अमृतलाल नागर के उपन्यास है वो हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा है। अभी इसको यहां से पकड़ेंगे और खींच के यहां तक लाएंगे, तब ये ऐसे आता है भैया। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं, हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। शरद जोशी, राजेंद्र अवस्थी, गोपाल राय और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। शरद जोशी, राजेंद्र अवस्थी, गोपाल राय और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो कौन है हिंदी उपन्यास कोश के संपादक? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक है डॉक्टर गोपाल राय। हिंदी उपन्यास कोश भाग 1 जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी उपन्यास कोश भाग 2 जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी उपन्यास कोश नाम से इन्होंने 2 भाग निकाले थे, 1968 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। और इन्होंने हिंदी कहानी कोश के भी 2-3 भाग निकाले हुए हैं। चलो चलते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 13 पर। राही मासूम राही मासूम रजा का कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर, मतलब ऐसा कौन सा उपन्यास है? राही मासूम रजा का ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें इमरजेंसी के भयावह दौर का चित्रण किया गया है? कटरा बी आरजू, कटरा बी आरजू, आधा गांव, नीम का पेड़, असंतोष के दिन। तो कौन सा है? ए, बैस है या फिर द? तो कौन सा है? ए, कटरा बी आरजू। इसमें क्या बताया गया है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो किस प्रकार जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने आम जनता का शोषण किया था, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। किसमें? कटरा बी आरजू। कटरा जो है वो एक छोटी सी जगह का चित्रण किया गया है, उस छोटी सी जगह के लोगों के दर्द को व्यक्त किया गया है। लेकिन यह जो दर्द है वो केवल कटरा के लोगों का नहीं है, यह दर्द जो था वो पूरे देश ने सहन किया था। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है ए, बै, से या फिर द। गबन, मंगलसूत्र, गोदान और गबन। ठीक है, तो कौन सा माना जाता है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास? कोई समस्या नहीं है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदान माना जाता है। 1936 ईस्वी, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी और जिसके बारे में विस्तार से मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे प्रथम उपन्यास माना है? ये भी मैं पहले बता चुका हूं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे प्रथम उपन्यास माना है? तो किसे माना है? भाग्यवती को, परीक्षा गुरु को, भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा को, उपयुक्त सभी को। तो किसको माना है? किसको माना है? आप बता सकते हैं किसको माना है? भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा को माना है। परीक्षा गुरु को किसने माना था? परीक्षा गुरु को शुक्ल, नगेंद्र और बच्चन ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना था परीक्षा गुरु को। भाग्यवती को किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसने माना था? गणपति चंद्र गुप्त ने भाग्यवती को प्रथम उपन्यास माना था। भाग्यवती के रचनाकार कौन थे? श्रद्धाराम फुलोरी। कब हुई थी? 1877 में। परीक्षा गुरु की रचना कब हुई थी? 1882 में। कौन थे इसके रचनाकार? लाला श्रीनिवास दास थे।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। क्या है प्रश्न संख्या 16? 7 लघु उपन्यासों का संग्रह पहला सप्तक किसकी कृति है? 7 लघु उपन्यासों का संग्रह पहला सप्तक किसकी कृति है? अखिलेश की, रामलाल वर्मा की, वीरेंद्र जैन की या लक्ष्मीकांत वर्मा की? 7 लघु उपन्यासों का संग्रह, 7 लघु उपन्यासों का संग्रह किसकी कृति है? ए, बै, स या द? तो किसकी है? स की। वीरेंद्र जैन के उपन्यास थे जो पहला सप्तक नाम से इनके 7 लघु उपन्यासों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। किसका? वीरेंद्र जैन का। वीरेंद्र जैन का, वीरेंद्र जैन का याद रख लेना। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास, कौन है उपन्यासकार? सुरेंद्र वर्मा। उपन्यास का नाम क्या है? मुझे चांद चाहिए। एक बात और सुन लो कि आप लोग जो भी रचना पढ़ें उसकी रचना की विधा भी, क्योंकि बहुत बार आसान प्रश्नों में यह भी पूछ लिया जाता है कि उसकी विधा, यह जो रचना है वो किस विधा की है। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पूछा क्या है? कब प्राप्त हुआ था? 1993 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में और 2001 ईस्वी में। तो कब प्राप्त हुआ था? ए, बै, स या द? तो कब प्राप्त हुआ था? 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए को कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। और मुझे चांद चाहिए की रचना कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की रचना 1993 ईस्वी में हुई थी और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा जो है इन्होंने नाटकों पर भी बहुत अच्छा काम किया। इनके कुछ नाटक प्रसिद्ध रहे, जिनमें से प्रमुख रूप से आप जानते होंगे कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, इनका एक नाटक था जो बहुत प्रसिद्ध रहा, बहुत अधिक खेला गया था। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। और दूसरा था इनका उपन्यास शकुंतला की अंगूठी, नाटक। अप्सरा का शाप और मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किसके माने गए हैं? अप्सरा का शाप और मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास किसके माने गए हैं? ए, बाबू देवकीनंदन खत्री, ब, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, स, यशपाल और पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो किसके हैं उपन्यास? कौन से हैं? उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यास के नाम है अप्सरा का शाप और दूसरा उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास है। किसके माने गए हैं? तो ये किसके माने गए हैं? यशपाल के। उत्तर है हमारे पास यशपाल। ये जो उपन्यास है यशपाल के हैं। मेरी तेरी उसकी बात जो उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात जो उपन्यास है, इसे 1976 ईस्वी में, कब? 1976 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लिख लेना, किसके? यशपाल का जो उपन्यास था मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात, 1976 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जो यशपाल है, इनका जो पहला जो था इनका उपन्यास था, इनका पहला जो उपन्यास था वो था, क्या नाम था? उन्नीस 1941 ईस्वी में आया था, दिमाग से निकल गया अचानक मेरे, ठीक है ना। यशपाल का पहला उपन्यास थोड़ी सी देर में याद आ जाएगा तो बता देंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास नहीं है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, कब तक पुकारूं और पुनर्नवा। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, कब तक पुकारूं और पुनर्नवा। तो कौन सा नहीं है इनमें से? इनमें से स नहीं है। कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। कब तक पुकारूं किसका उपन्यास है? रांगे राघव का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? रांगे राघव का उपन्यास है। कब तक पुकारूं किसका उपन्यास है? रांगे राघव का ये उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास है उनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, वो बता देता हूं
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण ने चारुचंद्र को पुनर्नवा का दास बना दिया। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण ने चारुचंद्र को पुनर्नवा का दास बना दिया। अब यहां हम बाण से क्या लेंगे? बाण से लेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। चारुचंद्र से क्या लेंगे? चारुचंद्र लेखा। बाण से लेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र से चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा का पुनर्नवा ही है, और दास का अनाम दास का पोथा। दास से हम लेंगे अनाम दास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण ने चारुचंद्र को पुनर्नवा का दास बना दिया। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, चारुचंद्र लेखा 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 में, और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। ये इनके सन थे। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। क्या है प्रश्न संख्या 20? नरेंद्र कोहली का उपन्यास नहीं है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास नहीं है। ये छोटे महायुद्ध, साथ सहा गया दुख, न भूतो न भविष्यत और अभिज्ञान। नरेंद्र कोहली का उपन्यास, इनमें से एक उपन्यास जो है वो नरेंद्र कोहली का नहीं है, वह उपन्यास किसी और का है। तो कौन सा है? ए, बै, से या फिर द? कौन सा है? मैं अपना उत्तर बताऊं इससे पहले आप बता दें। ए, ये छोटे महायुद्ध, ये किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का। किसका है ये उपन्यास? ये छोटे महायुद्ध किसका है? शशि प्रभा शास्त्री का ये उपन्यास है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी क्लास। और इसका दूसरा भाग, इसके बाद इसका दूसरा भाग हम फिर बनाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये 20 तक प्रश्न आ पाया। सोचा तो मैंने ये था कि सारे जो प्रश्न हैं वो सभी एक साथ ही कर देंगे। लगभग 40 प्रश्न मैंने बनाए थे, लेकिन उनकी व्याख्या करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, तो ये 20 प्रश्न महत्वपूर्ण 20 प्रश्न रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।